नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब दिल्ली के सभी बुजुर्ग मुफ्त में अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि के दर्शन कर पाएंगे। हमारी सरकार पहले से ही कई तीर्थ स्थलों को दर्शन करवाने के लिए योजना चला रही है। आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राम जन्मभूमि अयोध्या को भी तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल करने का निर्णय लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी ये ऐलान किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के निवासियों को भी मुफ्त में अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाएंगे। उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि प्रभु श्री राम मुझे क्षमता और ताकत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को यहाँ लाकर उनके दर्शन करा सकूं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हमने भी दान दिया है, लेकिन दान ऐसा होना चाहिए कि दायां हाथ दे और बाएं हाथ को पता न चले। ये मेरे और भगवान के बीच की बात है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली वासियों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाते हैं। उसमें वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम, द्वारका, पुरी, हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन समेत कई सारे तीर्थ स्थल शामिल हैं। मैं चाहता हूं कि ये सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो, हर भारतवासी को मौका मिले। सब लोग चाहते हैं कि वो आएं और यहाँ पे आके दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन करें, यहाँ पे जन्मभूमि में आके अयोध्या आके दर्शन करें। तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को ये मौका मिले, सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है, मेरे पास जो भी क्षमता है, मेरे पास जो भी साधन है, जो भी ताकत है, उसको सबको मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ दर्शन। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एक अच्छी पहल मैं कह सकती हूँ दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि भगवान राम का जन्म स्थल की जब हम बात करते हैं तो देश की आस्था का केंद्र है और सबसे अहम बात है कि अब भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग वहां जाना भी चाहते थे। खासकर लंबे विवाद के बाद ये फैसला आया है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राम जन्मभूमि के ऊपर, जिस तरीके से कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि वो हर व्यक्ति को राम के दर्शन कराना चाहते हैं और इसी को लेकर जो उन्होंने ये यात्राओं की जो शुरुआत की हुई है, लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को यात्रा कराई जाती है। यहाँ तक कि खासतौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं उत्तराखंड की बात करें या फिर कहें बद्रीनाथ की बात करें या फिर अमरनाथ की बात करें, तो इस तरीके की जो तीर्थ यात्रा है वो पहले से ही चलती हुई नजर आ रही है। और उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान और दिया है कि अयोध्या के अंदर भी वो कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि कर राम के दर्शन करने के लिए लोगों को यहाँ पर लेके आएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर यूपी के अंदर उनकी सरकार आती है तो यूपी के लोगों के लिए भी राम जन्मभूमि जो है वो लगातार खोली जाएगी और जनता को वहां तक लेके आया जाएगा, सिर्फ सरकार के खर्चे पर। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान से साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं राजनीति स्टंट बिल्कुल खेला गया, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा था कि भाजपा के जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को राम जन्मभूमि पर आने नहीं देना चाहते हैं, उनके रास्तों में रोड अटकाए जाएंगे और कहीं ना कहीं उसको लेकर बड़े बयानबाजी किए गए थे। मगर जब कल अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या के अंदर कह सकते हैं राम के दर्शन करने के लिए मौजूद हुए तो कहीं ना कहीं उनके जो रास्ते में रोड़ी थे वो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि जनता के लिए वो तीर्थ यात्रा ये जो चलाई हुई है उन्होंने, उसके अंदर अब राम जन्मभूमि के कहें या फिर कहें राम जी के दर्शन के लिए कहें, हनुमान जी के दर्शन के लिए कहें, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी वहां तक लाने के लिए जो व्यवस्था होगी वो सरकार के द्वारा होगी। और सरकार जो इस तरीके के पहले भी कदम उठा चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए कह सकते हैं तीर्थ यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं बड़े कदम पहले भी उठते नजर आ रहे हैं। मगर अब पूरे देश के लिए कहा जा रहा है कि पूरे देश की जो जनता है, खास तौर पर बुजुर्ग लोग जो है, उनको कहीं ना कहीं उनको तीर्थ यात्रा के लिए वो अपने बेटे के तौर पर, यानी कि बेटा बनकर वो अपने बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा तक लाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी पहल जरूर है, मगर कहीं ना कहीं ये चुनाव के समय ही घोषणा की गई है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट से ही जोड़ के से देखा जाएगा। जी
बिल्कुल राजीव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां भी इस बार जो है आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। उत्तर प्रदेश का आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र मैं कह सकती हूँ इस समय अयोध्या बना हुआ है, कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आपको भगवान रामलला के दर्शन आज तक बहुत दूर से करने पड़ते थे, लेकिन हमारे सरकार के आने के बाद आप नजदीक जाकर के उनके दर्शन कर सकते हैं, उनके राजभवन में उन्हें विराजमान देख सकते हैं। उसी पर एक सियासी दाव जो है अरविंद केजरीवाल ने भी खेला और कहा कि आप सबको मैं दर्शन कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ईश्वर मुझे उतनी ताकत दे। इसका सीधा मतलब है कि अब भी आगामी चुनाव जो है भगवान राम पर आधारित होने वाले हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने जिस समय कल जब दर्शन किए थे, दर्शन करने के बाद में एकाएक उन्होंने बयान दे दिया कि वो हर व्यक्ति को कह सकते हैं अयोध्या लेके आना चाहते हैं, राम के दर्शन कराना चाहते हैं, हनुमान जी के दर्शन कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव से मुद्दे जुड़े हुए ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी समझ में आने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कह सकते हैं राम जन्मभूमि को लेकर कहीं ना कहीं जो बयानबाजी आ रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों से ही इसको जोड़ा जा रहा है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यूपी के अंदर अपनी बागडोर हासिल करने के लिए लगातार संजय सिंह को बिठाया हुआ है, संजय सिंह लगातार कहीं ना कहीं यूपी सरकार पर हमला भी करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं आम आदमी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो यूपी के अंदर भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बिजली पानी को लेकर हो या जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री देने की बात की गई है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं यही चीज कहा गया है कि 300 यूनिट किसानों तक दी जाएगी, जो उनके बिजली के बिल होंगे वो उनको माफ किया जाएगा। तो इस तरीके के बयानबाजी से साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से अभी इस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया, मगर हाँ आने वाले दिनों के अंदर जरूर बड़ा बयान आएगा और कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी कि इससे कहीं ना कहीं जनता को कहीं ना कहीं फायदा भी हो। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की गई है कि तीर्थ यात्रा के अंदर अयोध्या को भी जोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता को वहां तक लाने की कोशिश की जाएगी और यात्रा जो है वो सरकार के खर्चे पर होगी। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बेटा बनकर अपने बुजुर्ग लोगों को यहाँ तक लेके आना चाहता हूं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोशिश की पहल जो है वो अच्छी जरूर नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें चुनाव की, तो चुनाव के समय ही इस तरीके की घोषणा क्यों की गई है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। जी बिल्कुल राजीव, दो पहलू हैं इसके। पहला तो देखिए, हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान आध्यात्म का केंद्र है, ये पूरा विश्व मानता है कि यहाँ हर व्यक्ति बच्चा बच्चा जो है आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए आध्यात्म की पाली खेलना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी सबसे अहम बात है कि बुजुर्ग, अगर मैं जो पहलू की बात करूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं और क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से उन यात्राओं पर निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी यात्रा का आगाज कराया गया, यूपी के कई लोग जो हैं यात्राओं पर जाते हैं, मुफ्त सेवा उनको उपलब्ध है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी समान रूप से फैसिलिटी दी गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये तीर्थ यात्रा, आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र, ये सब कुछ सियासत में फंस चुका है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो आम जनता यानी कि मंदिरों के दर्शन जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग एज, मतलब सीनियर सिटीजन की जब एज आती है तो कहीं ना कहीं लोग बाग यही चाहते हैं कि वो भगवान के दर्शन करें और कहीं ना कहीं मंदिरों में जाएं, बड़े तीर्थ यात्राओं पर जाएं। मगर वो कहीं ना कहीं बजट की वजह से, यानी कि अपनी जेब खर्चे की वजह से वो नहीं जा पाते या फिर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पहल चलाई थी कि तीर्थ यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं बुजुर्गों को वहां तक, मंदिरों तक जाया जाएगा, बड़े मंदिर जो दूर पड़ते हैं, जिनके लिए कहीं ना कहीं बजट नहीं हो पाता है लोगों के पास, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश जरूर थी। मगर इस तरीके से राम को अब कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों से जोड़ा जा रहा है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों को लेकर, तीर्थ यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं हनुमान कह सकते हैं दर्शन के लिए कहीं ना कहीं अयोध्या आने के लिए बात की गई और यहाँ तक कि राम जन्मभूमि के लिए भी, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों से ही इसको जोड़ा जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से लोगों की, तो लोगों का रुझान भी कहीं ना कहीं इसी तरफ है, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा जरूर करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार जब अपने खर्चे पे करवाएगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी बड़ी बेनिफिट जरूर होगा। मगर कहीं ना कहीं इस बेनिफिट को कहीं ना कहीं चुनावी कैसे चुनाव से मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। मगर यहाँ पर बात करें आज की बैठक की, तो बैठक बिल्कुल की जाएगी और कहीं ना कहीं इसके अंदर कोशिश की जाएगी कि अगर यूपी के अंदर सरकार आती है तो वो किस तरीके की रणनीति बनाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों को किस तरीके की सुविधाएं देंगे, यात्रा
यात्राओं के लेकर जो बड़े बयानबाजी दिए जा रहे हैं, उसके अंदर किस तरीके की कोशिश की जाएगी। मगर ये 11 बजे के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि 11 बजे जो बैठक होगी उसके अंदर ही डिसाइड हो पाएगा क्या वाकई में ही ये चुनावी स्टंट है या फिर इसके अंदर कोई बड़ा बयानबाजी भी होगी। मगर जिस तरीके से बात करें भाजपा की, तो भाजपा की भी कहीं ना कहीं इस पर निगाहें बनी हुई है, और 11 बजे जब बैठक शुरू होगी और उसके बाद में जब बैठक खत्म होगी तो भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं बड़े बयान आने की उम्मीद नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, क्या मुख्य एजेंडे से अलग होकर के आम आदमी पार्टी अपनी सियासी बिसात बिछा पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए लगातार कहीं ना कहीं जनताओं को सुविधाएं भी दी, और यहाँ तक कि बिजली जो कह सकते हैं 200 यूनिट फ्री करने की बात की गई थी, बिजली पानी फ्री बात करने की बात की गई थी, तो लगातार कहीं ना कहीं वो सुविधाएं जनता तक मिली भी, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने बार बार केंद्र सरकार और भाजपा के लोगों पर आरोप लगाए थे कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी जो पावर है वो एलजी को दी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करना चाहती है, जनता उनको पसंद भी कर रही है, मगर भाजपा के लोग कहीं ना कहीं उनको काम नहीं करने दे रहे। मगर इसी को लेकर अब यूपी के अंदर भी जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है अपना वजूद जो है वो बड़े लेवल पर लेके आना चाहती है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, या फिर कहें उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े बयानबाजी दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर रखते ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर यूपी के अंदर उनकी सरकार आती है तो यूपी के लोगों को भी अयोध्या आने का मौका मिलेगा। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनाव का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं जनता को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की जा रही है, जनता को अयोध्या से जोड़ा जा रहा है, राम जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके जो वोटिंग का तरीका है वो सिर्फ उसी तरीके से है कि भगवान राम का इस्तेमाल किया जाए, और वोट जो जनता के वोट है वो कहीं ना कहीं उन तक मिलता हुआ नजर आए। मगर ये लगातार कहीं ना कहीं चुनावी जो मुद्दों से जरूर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है। जी बिल्कुल, एक और यहाँ पर सवाल राजीव उठता है, क्योंकि जिस तरीके से कल संजय सिंह का बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि रोड़ा डाल रही है, हमला करवा सकती है यूपी सरकार, लेकिन ऐसे कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई, ना पुलिस बल का कोई उपयोग किया गया, ना किसी प्रकार की कोई बाधा डाली गई, ना कहीं पर कोई विघ्न नजर आया। आराम से अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए। क्या सियासी स्टंट के जरिए प्रयास किया जा रहा है राजनीति चमकाने की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने कल जिस तरीके से संजय सिंह ने खुद बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल की जो तीर्थ यात्रा 2 दिन की, वो उसके अंदर रोड़े अटकाए जा सकते हैं भाजपा के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं चुनाव का मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की बयानबाजी दी गई थी। मगर जिस तरीके से भाजपा की तरफ से ये कभी ये नहीं कहा गया कि वो किसी के भी रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से और मुख्यमंत्रियों की बात करें और नेताओं की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं अयोध्या आए हैं और किसी के भी रास्ते में रोड़े नहीं अटके, ना ही कोई यात्रा खराब की गई है। खुद संजय सिंह ने भी पहले कह सकते हैं भगवान राम के दर्शन किए थे, तो उनकी भी यात्रा जो थी वो बिल्कुल भी शांतिपूर्ण थी और सफल रही थी। और कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं यही कहा गया था कि लगातार कहीं ना कहीं भाजपा उनके भी रास्तों में दिक्कत करेगी। मगर ऐसी कोई भी दिक्कत कल भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जिस तरह में अरविंद केजरीवाल अयोध्या आए थे और भगवान राम के दर्शन करे, और उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किए, ना ही उनको रोका गया, ना ही उनका रास्ता बदला गया, ना ही उनको सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई हो। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजय सिंह ने बयान दिया था, तो उससे कहीं ना कहीं राजनीति बिल्कुल झलकती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश भी की गई, और भाजपा की जो छवि है यूपी के अंदर वो कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की गई। मगर बात करें जिस तरीके से भाजपा के लोगों की, खास तौर पर बात करें उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया, ना ही उनको उनकी तरफ से कोई यात्राओं के अंदर कोई बाधा डाली गई। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बड़े लेवल पर लेकर आना चाहती है, बड़े वजूद पर लेकर आना चाहती है, उससे कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट का यानी कि इस्तेमाल किया जा रहा है, और जनता को कहीं ना कहीं राम से जोड़ने के साथ साथ उनका जो वोट है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी संवाददाता मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। और यकीनन ये एक अहम बात है कि सियासी जाल में भगवान श्री राम को फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए आप कुछ कह सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एजेंडे से इतर अगर कोई राजनीतिक दल सियासत कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उसी फ्लो में चला गया है जिसमें बाकी राजनीतिक दल हैं। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक में आपका स्वागत है। खबरों आगे बढ़ते हैं। पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 30 दिनों में राज्य में डेंगू के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अभी तक पंजाब में 38 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो राज्य में डेंगू के मामलों में हुई बढ़ोतरी चिंता का विषय है। अभी तक राज्य में डेंगू के 12,500 मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि डेंगू की रोकथाम को लेकर के राज्य प्रशासन समय पर जरूरी कदम उठाने से चूक चुके हैं। शहर की लोकल बॉडीज के अलावा पंचायतों के लेवल पर भी डेंगू को रोकने के लिए बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। राज्य में डेंगू का कहर पीक पर है और लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से मरने वालों लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पंजाब में डेंगू का सबसे ज्यादा कहर 2017 में देखने को मिला था, जब राज्य में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। 15 नवंबर को तक पंजाब के लोगों को डेंगू से राहत मिलने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। 15 नवंबर के बाद रात में तापमान घटने की वजह से डेंगू के मामलों में कमी आ सकती थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले हफ्ते हुई बेमौसम बारिश की वजह से स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। अमित कुमार मेरे संवाददाता चंडीगढ़ से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि 2017 के बाद इतने मामले अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, 2017 जो सबसे ज्यादा पीक बताया जा रहा है, तब 15,000 केसेस आए थे। वही इस महीने अगर हम बात करें, इस 2021 की बात करें तो 12,000 के करीब केसेस आ चुके हैं। मतलब कि केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा केसेस अगर पूरे पंजाब में हम कहीं बोलते हैं जो हम देखने को मिले हैं, वो यहाँ मोहाली में है देखने को मिल रहे हैं। डेराबस्सी, जीरकपुर और अगर हम बात करें बल्टाना में, तो यहाँ ढकोली में, यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस ऑल ओवर देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले जो पीक बताई जाती है, देखिए सबसे ज्यादा एक पीक टाइम पीरियड रखा जाता है और डेंगू का पीक पीरियड अक्टूबर माना जाता था। और इस बार अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं सीधे तौर पे, तो 60% का इंक्रीज देखने को मिला सीधे तौर पे। मतलब आप देख सकते हैं 60% का इंक्रीज बहुत ज्यादा मायने रखता है जब आप कंसिडर करते हैं कितने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। और अभी भी ये महीना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए बिन मौसम बरसात के कारण माहौल ठंडा हो चुका है और जगह जगह पानी इकट्ठा हो चुका है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा अब आम जनता को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ड्राइव ऑलरेडी चलाई जा चुकी है। नगर निगम प्रशासन अपनी तरफ से ऑलरेडी ड्राइव चला चुका है, पर एक जगह ड्राइव चल चुकी है तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि दोबारा ड्राइव नहीं चलेगी। तो अब लोगों को खुद बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और इसी में प्रशासन भी लगा हुआ है कि लोगों को बार बार अवेयर किया जाए कि आप अपने घर में चेक करें कि कहीं कहीं पानी तो नहीं खड़ा हो, क्योंकि ये एक मेजर केस बन सकता है। इसका एक सीधा एग्जाम्पल हम कल देख सकते हैं, जब सनाम से विधायक अमन अरोड़ा जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो खुद उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी से मिलने गए डेंगू के मसले को लेकर। उनके साथ मीत हेयर भी थे और सीधे तौर पे कहते नजर आए कि उनके एरियाज में डेंगू को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। मेडिकल फैसिलिटीज पर्याप्त मात्रा में रेडी नहीं है, कि हम कहें कि पर्याप्त नहीं है। ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत हो जाता है कि सरकार इंटरवीन करे, यहाँ पे आके जांच करे। चाहे किट्स की बात करें, प्लेटलेट किट जिनकी जरूरत है वो वहां पे ज्यादा संख्या में बढ़ाई जाए। और साथ साथ जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि उनकी तरफ सीधे तौर पे कहा गया कि ब्लैक मार्केटिंग चल रही है पीपी जो हम कहते हैं कि प्लाज्मा किट्स की। प्लाज्मा किट्स जिनसे जो एक किसी भी डेंगू के डोनर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्लाज्मा की, उनकी किट्स की ब्लैक मार्केटिंग की बात की जा रही है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान देने की बात की है, जिसके ऊपर उन्हें उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी से आश्वासन मिला है कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। वही मेडिकल फैसिलिटीज की हम बात करें तो तैयारियां पूरी रखी गई हैं, पर सवाल अभी भी उठता है कि पीक कंडीशन बहुत ज्यादा है, केसेस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि पहले जहां कोविड की मार थी तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज कोविड के लिए शिफ्ट की गई थी, पर अब अचानक से डेंगू के केसेस भी एक चिंता का विषय लगातार बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, एक चिंता का विषय है, क्योंकि आंकड़े बढ़ेंगे तो यकीनन जो डेथ रेशियोज हैं उनमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर मैं नगर निगम की व्यवस्थाओं की बात करूं, क्योंकि सफाई का जिम्मा जो है नगर निगम के पास दिया जाता है, क्या कुछ हालात हैं इन इलाकों के, खासकर जहां से आप बता रहे हैं कि मामले ज़्यादा आ रहे हैं? मोहाली की बात की जाए तो क्या लगातार फॉगिंग की जा रही है, लार्वा टेस्ट हो रहे हैं? देखिए, नगर निगम अपनी तरफ से एक्टिव नजर आ रहा है, जगह जगह फॉगिंग हो रही है। पर सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि जहाँ पे एक बार फॉगिंग हो चुकी है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, बार बार लोगों की तरफ से बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास मोहाली में या हम कहें जीरकपुर एरियाज में, जहाँ 3 डेराबस्सी, मोहाली, जीरकपुर की अगर हम बात करते हैं,
तो यहाँ पर फॉगिंग के लिए सिर्फ एक मशीन, और ये मशीन हर जगह नहीं जा पाती है। लोगों का कहना है कि नई फॉगिंग मशीन की जरूरत है जो हर रोज फॉगिंग कर सके, क्योंकि रोज डेंगू के मच्छरों के पनपने का रिस्क रहता है, रोज पॉट होल्स बने हुए हैं, क्योंकि अगर बारिश कहीं अचानक से हो जाती है, क्योंकि लगभग हर एक और दिन बाद बारिश हो रही है, तो पानी कहीं ना कहीं खड़े होने का रिस्क होता है और वहां पर डेंगू के मच्छर पनपने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों की चिंता यही है कि उनके यहाँ पे रेगुलर फॉगिंग की वो मांग कर रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे नगर निगम की हम बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, हर कोई कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से रेगुलर फॉगिंग हो जाए और साथ साथ टेस्टिंग हो जाए। कि एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि जो लोगों के घरों की टंकियां हैं, जिनसे मतलब घरों के पानी स्टोर के रखते हैं, वहां पे डेंगू के लार्वे पाए गए। और इसका एक सीधा वजह थी कि टंकियां ठीक से बंद नहीं की गई थी, मतलब उनके ढक्कन या तो खुले थे या उनमें ओपनिंग थी जिनके चलते मच्छर अंदर चले गए, तो वो एक बड़ा सोर्स बन गया। तो ऐसे में अगर हम कहें कि जरीपुर नगर निगम ये कोशिश करता है कि लोगों को अवेयर करे कि आप अपनी टंकियां जरूर चेक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर आपकी खुद की टंकियां बन सकती है, उस पर वो बार बार जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स में अभी अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी तरफ से एक सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने सीधा ही मोहाली का एग्जाम्पल दिया है। हालांकि पूरे मोहाली में कुछ दिन पहले जब एक प्लाज्मा पेशेंट को, डेंगू के पेशेंट को प्लाज्मा जरूरत थी, तो पूरे मोहाली में किट अवेलेबल नहीं थी। जो प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर होता है उसकी किट लगती है, वो अवेलेबल नहीं थी, वो बाहर से मंगवानी पड़ रही है। तो इसके ऊपर उन्होंने कंसर्न व्यक्त किया था, जिसके ऊपर ओपी सोनोवाल कि वो इसको टेक ओवर करेंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर किट अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और उसको बहुत सीरियसली टैकल करने की जरूरत है। क्योंकि अगर किट बाहर से अगर मंगवानी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, और वही जो किट लोकली 800-1000 की पड़ती है, वो बाहर से और ज्यादा महंगी मिलेगी ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल अमित, यानी कि और भी कई समस्याएं हैं, लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है लोगों को, क्योंकि लगातार ये अपील की जा रही है कि वो अपने आसपास कहीं पर भी साफ पानी को एकत्रित ना होने दें, और अगर पानी की टंकीज में लार्वा मिल रहा है तो इसका मतलब यकीनन लोग उसका सेवन भी कर रहे हैं, और इसीलिए आंकड़ों में लगातार इजाफा है। इसको लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या डोर टू डोर जा करके अपने कर्मचारियों को भेज करके अब इस पर वर्क करवाया जा रहा है? देखिए, जहां सबसे ज्यादा पीक की बात करता हूँ, मोहाली में सबसे ज्यादा केसेस ऑल ओवर आए हैं, या हम कहें कि एसएस नगर में सबसे ज्यादा केसेस आए। अगर हम कहें, मोहाली प्रशासन तरफ से 10 टीमें बनाई गई थी जो घर घर जाके लोगों को अवेयर कर रही थी, साथ ही साथ लोगों की टंकियां भी चेक कर रही थी। ये करीबन 10 दिन ड्राइव चली थी और इसका असर भी मिला था कि कई जगह पे टंकियों के अंदर लार्वा मिले थे, चालान काटे गए थे, पर चालान से ज्यादा लोगों को अवेयर किया गया था कि आखिर ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। इसका असर भी देखने को मिला था। पर अब सवाल ये उठता है कि एक बार कहीं पे ड्राइव चल जाती है तो लोग उसके बाद ये समझते हैं कि अब हमारे यहाँ पे ड्राइव हो चुकी है तो अब हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सवाल यहीं पे आता है कि अब आप सबसे ज्यादा रिस्क में आ जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ ड्राइव हो चुकी है तो आपको खुद और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं अब तो नहीं आपकी टंकी के अंदर लार्वा, डेंगू का लार्वा आ गया है, या कहीं अब आपके यहाँ पे कहीं साफ पानी तो नहीं खड़ा जिससे डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं, और यही डेंगू मच्छर आपको डेंगू दे सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब जिन जिन जगहों पे एक बार से हम कह सकते हैं ड्राइव चल चुके हैं, उन लोगों को सेल्फ अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काव्य वो खुद की लाइफ को रिस्क में ले रहे हैं कि अगर वो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो डेंगू से बच सकते हैं, पर अगर वो लापरवाही करेंगे तो उनके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन आगामी तैयारियों की क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए आंकड़ों में लापरवाहियों की वजह से चाहे आंकड़ों में इजाफा हो, चाहे नगर निगम की लापरवाहियों की वजह से आंकड़ों में इजाफा हो, लेकिन अस्पतालों में बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं मेडिकल टीम पर भी एक प्रेशर डाल रही है। देखिए, मेडिकल टीम पे प्रेशर पड़ रहा है, ये नो डाउट बिल्कुल क्लियर है। हम लोग मेडिकल टीम से, हमने एसएमओ से, मोहाली के एसएमओ से बात करने की कोशिश की, पर किसी कारण वो नहीं मिल पाए हैं। पर उनसे जितनी जानकारी अब तक मिली है कि बर्डन आ रहा है। सबसे बड़ा जो दिक्कत परेशानी ये आ रही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कब डेंगू की टेस्टिंग के लिए आना है, डेंगू के टेस्ट कहाँ करवाने हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि कब उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। कई बार लोग बिल्कुल सीरियस कंडीशन में, जब उनके प्लेटलेट 20,000 या उससे नीचे रह जाते हैं, तब वो हॉस्पिटल्स पे पहुंचते हैं। पर कई बार ये होता है कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज होती है, जब आपके प्लेटलेट सिर्फ गिरने शुरू होते हैं, अगर आप तब जाके टेस्टिंग कराएं और तब मेडिसिन ले लें, तब इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर सीधे तौर पे कहते हैं कि आप अपने आप को रेगुलर टेस्ट कराएं। अगर आपको बुखार है, आपको लग रहा है कि लंबे टर्म से बुखार है, तो आप एक बार खुद को डेंगू टेस्ट हॉस्पिटल में जाके जरूर करवाएं। इससे अगर बिल्कुल नेसेंट स्टेज में होता है डेंगू, तो उसको इजीली क्योर किया जाए, तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। पर जब डिले होते हैं, क्योंकि लोग आजकल लापरवाही, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का डर भी है, कई लोग डेंगू और कोरोना को मिक्स करते हुए नजर आए। कई बार लोगों को लगता है कि हमें कोरोना है, कई बार लगता है हमें डेंगू है, तो एक दूसरे दोनों ऑपोजिट चीजों की दवाइयां, मेडिकेशन लेते रहते हैं, और ये सेल्फ मेडिकेशन ही
इनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप खुद को प्रॉपर टेस्टिंग कराएं, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप रेगुलर टेस्टिंग कराएंगे और नेसेंट स्टेज में खुद की जांच करवा लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे, तो हॉस्पिटल पे बर्डन नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे में वाजिब अभी बात है। हॉस्पिटल में खुद डॉक्टर्स ना बने तो बढ़ता ज्यादा बेहतर है, डॉक्टर्स के पास ही जाएं, वहीं जाकर के टेस्ट करें, ताकि ज्यादा बर्डन जो है मेडिकल टीम पर भी ना पड़े और आप भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार मेरे संवाददाता मेरे साथ बने हुए थे। सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। पंजाब की जनता के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है, इस पर ख्याल रखें, क्योंकि जागरूकता के बिना किसी समस्या का हल नहीं होता। यार रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने दहिसर चौक नाके के पास से 24 किलो चरस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नेपाल से ड्रग्स राजस्थान से सड़क के रास्ते मुंबई लाई जा रही थी। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 14 करोड़ रुपए 44 लाख बताई गई है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। सभी आरोपी पवई के एक ही परिवार के हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई प्रवेश चेक नाके के पर 1 महीने से जाल बिछाकर ड्रग्स तस्करों का इंतजार कर रही थी। अधिकारी ने बताया है कि पुलिस की सूचना मिली थी कि परिवार के दौरे पर जाने का बहाना बना करके कश्मीर आए ये लोग उच्च गुणवत्ता वाले चरस के परिवहन और बिक्री में शामिल थे। कार को इंस्पेक्ट करने के बाद पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया है। उपनगरीय अंधेरी के निवासी, उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पता चला है कि मुख्य आरोपी उदयन शिव कश्मीर से नशीला पदार्थ लाता था। पिछले कुछ दिनों से मुंबई पुलिस की ओर से ड्रग ट्रैफिकर पर और उनकी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूनिट 7 और यूनिट 6 क्राइम ब्रांच के ये 2 यूनिट को एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कश्मीर से एक गाड़ी निकली है और उसमें चरस मुंबई में लाया जा रहा है। तो इसी सूचना के आधार पर इस गाड़ी को दहिसर चेक नाके के पास इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी के सर्च में तकरीबन 24 केजी चरस बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में टोटल 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, जिसमें जो इस कार्रवाई में जो मेन एक्यूज है उसको 2010 में मुंबई एएनसी ने अरेस्ट किया था 39 केजी चरस के साथ। उस वक्त इसके साथ अनंतनाग के कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ है कि अनंतनाग का ही इसमें सप्लाई चेन हमें तो दिख रहा है और बाकी सारी चीज़ें आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर। सत्यप्रकाश सोनी मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार मुंबई में ड्रग्स का मामला बढ़ता जा रहा है। लगातार कई छापेमारी के दरमियान जो टीम्स हैं उन्हें बड़ी तादाद में ड्रग्स बरामद भी हो रहा है। जी बिल्कुल आप ये देखिए, जिस तरह से लगातार मुंबई में ड्रग्स की जो खेप बरामद की जा रही है, ऐसे में एक बार एंटी नार्कोटिक सेल और क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें 14 करोड़ 44 लाख की जो है चरस बरामद की गई। हालांकि मुंबई में यह जो सप्लाई करने के लिए आ रही थी, इसकी जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 और 7 को लगी थी, जिसको लेकर मुंबई की क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर इसको पकड़ा है। सत्यप्रकाश, एक अहम चीज है, क्योंकि बार बार उद्धव ठाकरे के उस बयान पर चर्चा आकर के रुक जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग ये साबित करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हर घर में गांजा और चरस होता है, लेकिन तस्वीरें बार बार वही आ रही हैं। बार बार इतनी बड़ी तादाद में मात्र मुंबई से ही ड्रग्स का मिलना कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह से ड्रग्स एंगल आता है, उसके बाद से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में ड्रग्स के पकड़ी जा रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी है, जैसा कि खुद एनसीबी ने करीब 17,000 करोड़ की जो है ड्रग्स बरामद की है, और एंटी नार्कोटिक सेल ने भी करोड़ों की जो ड्रग्स बरामद की है। 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी की है। लेकिन जिस तरह से लगातार अभी भी मुंबई में ड्रग्स बरामद की गई है, लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही, तो जाहिर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मुंबई में इतनी बड़ी जो ड्रग्स खेप आ रही है वो किसके लिए आ रही है, कहाँ सप्लाई होती है, कौन लोग इतना कंजम्पशन करते हैं, तो ज्यादातर बड़ा सवाल बनता है। लगातार
एनसीबी एंटी नार्कोटिक्स क्राइम ब्रांच कार्रवाई भी कर रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन एक अहम चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि अभी तक की गिरफ्तारियों पर अगर गौर किया जाए तो उन लोगों को पकड़ा गया है जिन लोगों के पास से ड्रग्स बरामद हुई है, या जो लोग ड्रग्स को जिन्होंने मंगाया था, लेकिन कहाँ से ये आ रही है, कौन इसको भेज रहा है और कौन इतनी बड़ी तादाद में कंज्यूम करने के लिए इसे मंगा रहा है, ये दो फेजेस जो हैं अभी भी कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाए हैं। देखिएगा बाजी, एंटी नार्कोटिक्स सेल और क्राइम ब्रांच की जानकारी मिली थी कि मुंबई में जो ड्रग्स बड़े पैमाने पर आती है वो कहां से आती है, इसकी जानकारी के लिए एंटी नार्कोटिक्स सेल ने जाल बिछाया था। इस दौरान उनको जानकारी मिली कि कश्मीर से मुंबई में बड़े पैमाने पर चरस मंगाई जाती है, क्योंकि कश्मीर में चरस की खेती होती है। अब ऐसे में एंटी नार्कोटिक्स सेल लगातार 1 महीने से इस पर नजर बनाई हुई थी। जैसे ही जानकारी उनको मिली कि मुंबई में एक कार के माध्यम से चरस आने वाली है, मुंबई की क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और मौके से 14 करोड़ 44 लाख की ड्रग्स बरामद की, जिसमें यह अहम जानकारी है 2 पुरुष और 2 महिला को गिरफ्तार किया गया है। सबसे अहम मोडस है, ये महिलाओं को अपने साथ कार में इसलिए रखते हैं जिससे लोगों को शक न हो, क्योंकि जब चेकनाके पर या अन्य जगहों पर कार्रवाई होती है, जांच होती है, तो अमूमन लोग जो है परिवार साथ में है करके छोड़ देते हैं। इसी लिहाज से इसी मोडस के आधार पर लगातार मुंबई में कई वर्षों से कश्मीर से मुंबई ड्रग्स लाई जाती थी और बड़े पैमाने पर बॉलीवुड में जो है इसकी खेप पहुंचाई जाती थी। बिल्कुल, ये एक अहम बात है सत्यप्रकाश जी। एक और सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि जिस तरीके से बाय रूट बार बार प्रयास किया जा रहा है, गुजरात का रास्ता जो है, राजस्थान का रास्ता जो है वो लिया जा रहा है महाराष्ट्र आने के लिए, तो इसका सीधा मतलब है कि इन जगहों से आने वाली गाड़ियों को खासकर विशेष ध्यान रखना चाहिए मुंबई प्रशासन को, जो बॉर्डर्स पर तैनात किए गए हैं। और अगर उनकी नज़र से बच कर के खेप अंदर तक जा पा रही है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए कश्मीर से अगर मुंबई तक ड्रग्स आ जाती तो जाहिर तौर पर तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। अगर इसमें मुखबिरी या जानकारी नहीं होती तो शायद यह भी खेप मुंबई में आ गई होती। लेकिन लगातार जिस तरह से डीसीपी दत्तन नलावड़े साहब ने बताया कि लगातार जो है इस तरह की ड्रग्स मुंबई में आती, इस तरह की जानकारी उनको मिली थी और इसी के आधार पर यह जाल बिछाया गया और गिरफ्तारी की गई। तो जाहिर तौर पर सीधे तौर पर इस पूरे मामले में उड़ान जो सिरे करके शख्स है उसकी गिरफ्तारी हुई है। बंडू ही पूरे इस मामले का मुख्य सरगना है, जो लगातार मुंबई में इस तरह की चरस सप्लाई करता था। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई को लेकर जरूर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में लगातार जो ड्रग्स मुंबई में आ रही है वो कैसे आ रही है, किसके इशारे पर, वो कहां सप्लाई होने वाली है। लेकिन इसकी जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार अब तक एनसीबी ने भी जो भी कार्रवाई की है वो ड्रग्स किसके लिए मंगाई जाती थी, कहां सप्लाई होती, इस बात का खुलासा ही नहीं हो पाता। तो जाहिर तौर पर जो 24 किलो चरस बरामद की गई है उसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन ये 24 किलो खपत कहाँ होनी थी, छोटे व्यापारियों को दिया जाता है या बड़े व्यापारी को दिया जाता है या कमर्शियल के तौर पर जो है पर्सनल यूज, तो जाहिर तौर पर लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि आखिर ये ड्रग्स जो आती है किसके लिए आती है और कौन इसको मुंबई में अलग अलग जगहों पर ले जाकर लोगों को देता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक और अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि केंद्र हर बार मुंबई ही क्यों होता है। आपको याद होगा इससे पहले भी आप और मैं एक बार चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक महिला के बैग में जो है ड्रग्स बरामद हुआ था, उसे भी पुलिस ने भी हालिया में ही पकड़ा था। उसके बाद अब ये घटना सामने आना और हर बार मुंबई का ही केंद्र बनना नशे के लिए, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि क्यों आखिरकार मुंबई ही एकमात्र ऐसी जगह बनती जा रही है जहाँ बड़ी तादाद में ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है। बिल्कुल, लगातार देखिए जिस तरह से मुंबई में बॉलीवुड के तमाम हस्तियां रहती है, मुंबई में बड़े सितारे रहते हैं, मुंबई में बड़े नेता रहते हैं, मुंबई आर्थिक राजधानी है। जाहिर तौर पर देश के अलग अलग इलाके से लोग मुंबई में आर्थिक उपार्जन के लिए लोग आते हैं। तो जाहिर तौर पर जो ड्रग्स का जाल है वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, यानी कि पैसे से जुड़ा होता है। जाहिर तौर पर मुंबई में पैसा उड़ता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सीधे तौर पर यह संपर्क होता है कि मुंबई में ही ड्रग्स का जो कारोबार हो रहा है वो कहीं कहीं पैसों को लेकर हो रहा है, यानी कि पैसे की उगाही के लिए ये सारी चीजें कर रही है। शॉर्ट मनी कही जाती है, तमाम अधिकारी कहते हैं कि यह शॉर्ट मनी मानी जाती है ड्रग्स का कारोबार करना। तो जाहिर तौर पर शॉर्ट मनी के तौर पे मुंबई में पूरी तरह से ड्रग्स का जाल फैला हुआ है।
बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी मेरे संवाददाता मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन एक चिंता का विषय है। आर्थिक राजधानी अगर नशे की जद में जा रही है तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है वहां के प्रशासनिक अमले की कि उस नशे के व्यापार को कहीं ना कहीं रोके और व्यवस्थाओं को बेहतर करे। अगली खबर को रुक कर लेते हैं। पुलिस ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल को गिरफ्तार किया है, जो एक महिला द्वारा बलात्कार का मामला दर्ज करने के बाद 6 महीने से अधिक समय से फरार था। एक अधिकारी ने कहा है कि करण मोरवाल उज्जैन जिले के बड़नगर से विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र हैं। पुलिस ने पहले उनकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा भी की थी। इंदौर में महिला थाने की प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर करण मोरवाल को इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर शाजापुर जिले के मक्सी कस्बे के पास से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि महिला कर्मियों और अपराध शाखा की एक संयुक्त टीम ने आरोपी राहुल राठौर के साथ कार में जा रहे आरोपी को पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया है कि फरार होने के दौरान आरोपी कुछ समय के लिए एक जगह छिप जाता था और फिर कहीं और चला जाता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल की बेटी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस एक महिला नेता हैं, उन्होंने जो है आरोप लगाया था, संगीन आरोप लगाया था, जिसके बाद से लगातार फरार चला था। विजय तिवारी मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कहेंगे, क्योंकि अब फाइनली एक लंबे समय के बाद जो है गिरफ्तारी हो पाई है, पीड़िता सीधे तौर पर न्याय की मांग कर रही है। जी बता दें कि मंगलवार को पुलिस ने विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया है। विधायक का बेटा जो कि 2 अप्रैल को मामला पंजीबद्ध हुआ था और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था करण मोरवाल के द्वारा। तो पुलिस इस पर कई दिनों से और कई 6 महीने बीत गए और गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही थी पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हालांकि मंगलवार को पुलिस को सफलता हाथ लगी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के द्वारा स्थानीय अदालत में भी पेश किया जाएगा आरोपी को और स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद अदालत से समय मांगा जाएगा कि आरोपी अभी तक कहां पर छिपा था और किन किन लोगों ने आरोपी की मदद की थी इसकी पूछताछ के लिए। बिल्कुल विजय जी, जब कांग्रेस विधायक से उनके बेटे के बारे में जानकारी मांगी गई थी तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम है कि मेरा बेटा कहाँ है। इतना लंबा वक्त तक उनका बेटा छिपा रहा, बचता रहा, लोकेशंस बदलता रहा। क्या इस मामले में उनके पिता से पूछताछ की जाएगी? जी, उनके पिता महिला थाने गए थे, लेकिन जैसे ही वह थाने से बाहर आने लगे तो मीडिया कर्मी जो बाहर थे तो वह उनसे पूछताछ करने के लिए चाहे कि इस मामले में वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वह मीडिया से बात करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिए। एक अहम सवाल यहाँ पर भी उठता है क्योंकि विजय क्योंकि राजनीति से जुड़ा ये पहलू है, राजनीतिक पहलू है। महिला अब निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। पीड़िता का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? पीड़िता का कहना है कि उसे तो पहले शादी का झांसा दिया गया और शादी का झांसा देने के बाद कमरे में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन बाद में वह मुकर गए कि अब पीड़िता से शादी नहीं करेंगे और पीड़िता से जो नजदीकी थी वो नजदीकी भी नहीं रही, जिसके बाद पीड़िता महिला थाने पहुंची और इंदौर के महिला थाने में पीड़िता के द्वारा FIR दर्ज करवाई। हालांकि 2 अप्रैल को जैसे ही FIR दर्ज हुई पुलिस आरोपी की तलाश करने लगी, लेकिन आरोपी फरार हो गया। लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही थी, लेकिन पुलिस को पहले तो सफलता हाथ नहीं लगी थी। हालांकि मंगलवार को पुलिस को सफलता हाथ लगी और महिला की टीम और अपराध शाखा की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए शाजापुर जिले से आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि 25,000 रुपए का इनामी भी यह था और पुलिस के द्वारा 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई थी, क्योंकि लगातार 6 महीने बीत गए थे और एक कांग्रेस विधायक के बेटे भी थे। मामला बड़ा था, दुष्कर्म का मामला था, पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही थी, लेकिन
आरोपी जो था बेहद ही शातिर था, बार बार जगह अपनी चेंज करता रहता था, कहीं पे 2 दिन 3 दिन। इसके बाद पुलिस को जैसे ही उन ठिकानों का पता लगता तो आरोपी तत्काल अपनी जगह को चेंज कर लेता था। इसलिए पुलिस को भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बाद में पुलिस मंगलवार को गिरफ्तार कर पाई। बिल्कुल विजय, क्या अभी तक आरोपी के पिता की तरफ से कोई वक्तव्य सामने आया है? क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, गिरफ्तारी के बाद क्या उन्होंने कोई बयान जारी किया है? पुलिस लगातार आरोपी के परिजनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोपी के पिता का अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं 19 अक्टूबर को पुलिस के द्वारा आरोपी के छोटे भाई को पूछताछ के लिए थाने में बैठाया गया था और पूछताछ की गई थी। बिल्कुल, एक अहम सवाल यहाँ पर विजय और खड़ा होता है, क्योंकि राजनीतिक पहलू है और जिस महिला ने आरोप लगाया है वो भी राजनीति से जुड़ी महिला है। क्या आगे का फॉर्मेट रहेगा? पुलिस प्रशासन पर किसी प्रकार के दबाव की क्या बात कही है उसने अभी तक, कि राजनीतिक दबाव जो है डालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं आरोपी के पिता? बनी बात है, उज्जैन के बड़नगर से कांग्रेस विधायक हैं आरोपी के पिता, जहां तक अधिकारियों की माने तो। और यह भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि लगातार महिलाओं के द्वारा, और इसमें कई संगठन भी सामने आ गए हैं जो कि पीड़ित महिला की तरफ से सहयोग कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आरोपी के पिता का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वह साफ तौर पर कुछ भी बोलने से मना कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है, वह विपक्ष में बैठे हैं और ऐसी घटना हो गई है तो मीडिया के सामने आने से डर रहे हैं और मीडिया के समक्ष कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल विजय, आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विजय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, एक और अहम सवाल यहाँ पर, आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है अपनाई जाएगी, क्योंकि मेडिकल परीक्षण की भी बात सामने आई है, मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा? जी, गिरफ्तारी के बाद मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है। मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद अब स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस के मुताबिक स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद समय मांगा जाएगा कि ये आरोपी अभी तक किन किन ठिकानों में छिपा रहा और आरोपी की मदद कौन किया, क्योंकि 6 महीने से अधिक का समय बीत गया और एक कांग्रेस विधायक के बेटे भी हैं आरोपी। और लगातार आरोपी के द्वारा जिस तरीके से ठिकाने बदले जा रहे थे, पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही थी, बावजूद इसके आरोपी फरार होने में सफलता हासिल कर रहा था। पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिस कारण से पुलिस समय की मांग करेगी अदालत से। बिल्कुल, धन्यवाद विजय मेरे साथ जुड़ने के लिए। विजय तिवारी मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन जो है जांच के पहलू को आगे बढ़ा दिया गया है और गिरफ्तारी जो है कांग्रेस विधायक के बेटे की हो चुकी है। पंजाब की सियासत की बात कर लेते हैं। पंजाब की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा धमाका कर सकते हैं आज। उनकी तरफ से ये बड़ा धमाका सियासी पहलू के साथ होने वाला है। आपको बता दें कि आरुषा आलम के साथ ही कई मुद्दों पर आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उन सभी मुद्दों पर बात रखेंगे, चाहे वो आरुषा आलम की बात हो, चाहे बीएसएफ का मुद्दा हो, क्योंकि कई आरोप उनके ऊपर अभी तक लगाए जा चुके हैं। इसमें सबसे अहम बात है कि एक और बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कही गई है कि उनके जो समर्थक हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद क्योंकि अलग होने के बाद कैप्टन की तरफ से कही गई है, तो आज नए राजनीतिक दल की घोषणा भी वो करने वाले हैं। इसके साथ ही क्योंकि सियासत में उनको लेकर के कई बातें चल रही हैं, उन बातों का जवाब भी शायद आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। तो सीधे तौर पर आज एक बड़ा ऐलान पंजाब की सियासत के लिए आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने राजनीतिक दल का आगाज करेंगे, ऐलान कर देंगे।
इसके साथ ही कई अहम मुद्दे हैं। देखिए, आरुषा आलम को लेकर के इस समय सियासत गरमाई हुई है। पाकिस्तानी डिफेंस पत्रकार हैं वो, और बहुत अच्छी मित्र रही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कई मंचों पर एक साथ उन्हें देखा भी गया है। इसको लेकर के क्योंकि लगातार आरोप कई गंभीर जो है कैप्टन अमरिंदर पर लगे हैं, उसके बाद देखिए ट्विटर वॉर जो छिड़ी है वो तो सबके सामने ही है कि किस तरीके से फिर कैप्टन ने जो पुरानी तस्वीरों को निकाल करके साझा किया और कई सवाल जो है खड़े किए हैं। सुखविंदर सिंह रंधावा ने सवाल खड़ा किया था। माना ये जा रहा है कि आज उस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं कैप्टन जवाब देंगे। बीएसएफ का एक बड़ा मुद्दा है जो दायरा बढ़ाने को लेकर के सरकार सवाल खड़े कर रही है, उस पर भी शायद जवाब देंगे। कुलबीर दीवान हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलबीर, क्या कहेंगे, आज का दिन पंजाब की सियासत के लिए बेहद अहम, क्योंकि एक बड़ा ऐलान पंजाब के एक बड़े नेता की तरफ से। बिल्कुल संभावना बनी हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे। 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चंडीगढ़ में बुलाई है, और जैसे वो पहले घोषणा कर चुके हैं कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस से वो नाता तोड़ चुके हैं। लिहाजा 11 बजे वो क्या खुलासा करेंगे, कौन सी पार्टी का नाम क्या होगा, ये तमाम उत्सुकता जो है वो बनी है। खासतौर पर राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा गहमा गहमी इसको लेकर देखी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक जाने जाते थे। बिल्कुल, एक और अहम चीज कुलबीर यहाँ सामने आ रही है, क्योंकि आरुषा आलम का नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में लाया गया। उनके नाम को लेकर के कई सवाल कैप्टन पर खड़े किए गए। क्या इन मसलों पर भी आज कैप्टन जवाब देंगे? बिल्कुल, क्योंकि कैप्टन मीडिया से रूबरू होंगे, लिहाजा इस तरह के सवाल भी उठना लाजमी है। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार आरुषा आलम पर चर्चा बनी हुई है, और कहीं ना कहीं खुद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने विरोधियों को जो उन पर सवाल उठा रहे हैं रिश्तों को लेकर, उन पर भी प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो उप मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर रंधावा, उन्होंने जिस तरह से हमला बोला है, उसके बाद नवजोत कौर सिद्धू या फिर और कई नेताओं ने, मोहम्मद मुस्तफा का नाम उसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसे में वो खुद मैदान में है, और उधर पाकिस्तान से आरुषा आलम का भी एक ये कहें कि तीखी प्रतिक्रिया इस तरह की बातों पर आई है। तो आज निश्चित तौर पर सवाल होंगे, और कैप्टन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है तस्वीरें जारी करके, खासतौर पर कांग्रेसियों को जवाब जो है वो सोनिया गांधी की तस्वीर आरुषा आलम के साथ जो थी उसको जारी करके दिया है। तो कहीं ना कहीं आज फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, कुलबीर, एक बड़ा आरोप भी कहीं ना कहीं कैप्टन पे लगा। बीएसएफ के दायरे को जो बढ़ाने की बात केंद्र की तरफ से की गई है, तो उसका आरोप भी जो है कैप्टन पर ही मढ़ा गया है कांग्रेस की तरफ से। कल हरीश रावत का मैंने एक बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन एक बड़े नेता हैं और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो कांग्रेस को ही मजबूत करेंगे, लेकिन वो पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी की जो है स्थिति लाना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कैप्टन ने केंद्र के इस फैसले का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस सहित जो भारतीय जनता पार्टी की और विरोधी पार्टियां हैं पंजाब में, उन्होंने इस फैसले को कहीं ना कहीं गलत ठहराया और उसके विरोध में है। लिहाजा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इसका समर्थन किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके साथ उनकी मिलीभगत के आरोप जो है उन पर लगाए जा रहे हैं। कुलबीर, अगर एक अहम चीज़ कही जाए, क्योंकि एक ऐसी ही दौर में हमने बहुत बार देखा है, हम एनसीपी की बात कर लें, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से टूट के बनी, तृणमूल कांग्रेस की भी स्थिति समान रही है। क्या इसी प्रकार से एक और खंड बनेगा? क्योंकि कैप्टन ने अपने समर्थकों पर हमले की भी बात कही है, जान जोखिम में बताई है उनकी। देखिए, बिल्कुल सियासत का हिस्सा है, और इस तरह के मुद्दों को लेकर अब सियासत जो है वो पंजाब की और इसलिए और भी करवाएगी, क्योंकि चुनाव है, और चुनाव में हर कोई सियासी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो मजबूत करने के लिए न केवल जनता में जाती है, बल्कि इस तरह से जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, जो विरोधी पार्टियां होती हैं, उन पर या उनके नेताओं पर प्रहार की अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो मजबूत करने की रणनीति पर काम करती हैं। बिल्कुल, कुलबीर जी, क्या लगता है अगर आगामी भविष्य पंजाब का मैं देखूं तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, पंजाब में बेहद ये कहें कि फिलहाल उलझन वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अभी ये लग नहीं रहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो मजबूती से उभर रही है।
क्योंकि कांग्रेस जो सत्ता में है उसके हालात सभी को पता है कि किस तरह से अंतर्कलह से जूझ रही है, और बार बार कोशिशें करने के बावजूद भी अंतर्कलह जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो खुद अपने कलेश निपटा नहीं पा रही। आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी जो है वो पिछले जो विधानसभा चुनाव की जो खामियां थी उनको दूर कर पाएगी? यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य जो है वो पंजाब में अच्छा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और वहीं श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन जो है वो काफी उम्मीद कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि कितना विश्वास जो है वो जनता उन पर जता पाएगी। बिल्कुल। कुलवंत जी, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि कैप्टन एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है पंजाब की सियासत का। कितना नुकसान कांग्रेस को होगा आगामी समय में, क्योंकि अभी तक की जो जब भी बेहतर स्थिति कांग्रेस की देखने को मिली है तो वो बदौलत हमेशा कैप्टन की रही है, और अब एक अंदर खिमे विरोध की जगह खुल करके कैप्टन का विरोध जो है किया जा रहा है, तो क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी से जुड़े होते हैं, बहुत सारे नेता जो हैं वो चेहरे से जुड़े होते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ निसंदेह एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और बड़े नेता जो है वो रहे हैं कांग्रेस, खासतौर पर कांग्रेस के। तो ऐसे में बहुत सारे नेता उनके साथ जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर एक यदि उनके एज फैक्टर की बात की जाए तो, क्योंकि 80 साल के आसपास जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की आयु जो है वो हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आशंकाएं बनी रहती हैं कि यदि इस तरह का कोई राजनीतिक कदम उठाते हैं और उनका साथ दिया जाता है तो आने वाले समय में किस तरह से वो चला पाएंगे, क्योंकि एज भी एक मायने रखती है। तो ऐसे में बहुत सारे नेता हो सकते हैं कि असमंजस में हो, वो बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीकी हों, लेकिन ये आशंका या फिर इस तरह का विचार उनके कदमों को जो है वो कैप्टन से पीछे खींच सकता है। बिल्कुल। कुलवंत जी, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आज के ऐलान के साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली कैप्टन चाहते क्या हैं और कैप्टन का आगामी फैसला क्या होगा। क्या आपको लगता है कि इसके बाद विचार विमर्श करेगी कांग्रेस? देखिए, लगता नहीं है कि कैप्टन के लिए वापसी का कोई उम्मीद जो है वो कांग्रेस में बची है, या फिर खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसी कोई कोशिश करे या इच्छा रखते हो कि कांग्रेस में वापस आया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा तल्ख हो चुके हैं। तो ऐसे में संभावना नहीं है कि कांग्रेस और कैप्टन दोबारा से एक होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ये जरूर देखेगी कि कैप्टन कांग्रेस को आखिर कितना नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, धन्यवाद कुलवीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलवीर दीवान, ब्यूरो चीफ पंजाब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यकीनन कुलवीर जी की बातों को अगर आप गौर फरमाएं तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि विचार विमर्श की जरूरत कांग्रेस में थी, लेकिन तब उन्होंने किया नहीं, और अब आज आगाज कहीं ना कहीं कैप्टन की तरफ से किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।